आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में जुड़ रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इस पीडीएफ से पहले के कुछ हम लोगों ने प्रश्नों को देखा था, बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ में एनालिसिस के साथ में देखेंगे, तो आप सभी देखते रहिए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें प्यारे बच्चों, तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो है 1939 में की गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि मुंबई राज्य का विभाजन किन दो राज्यों का गठन हुआ। यानी मुंबई राज्य का विभाजन करके कौन से दो राज्य बने थे, तो आपके जो है गुजराती और मराठी यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चों, तो 1 मई 1960 ईस्वी में की गई थी। बिल्कुल ही आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बिहार में जो है 19 नगर निगम स्थापित है, और उसमें सबसे पुराना कोई नगर निगम है प्यारे बच्चों, तो वह पटना है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 2 नवंबर 1864 ईस्वी में हुई थी। अतः ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1953 ईस्वी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे प्यारे बच्चों फजल अली थे। यानी फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए, हम लोग बिल्कुल ही एनालिसिस कर रहे हैं और आप सभी इसके साथ में जुड़े रहे हैं। अगला प्रश्न है कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चुनाव आचार संहिता का जो निर्माण होता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वह 3 स्तरीय हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपका जो होता है जिला परिषद होता है। इस तरह से आपके 3 स्तरीय होता है। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि आंग सान सू किस देश की नागरिक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आंग सान सू की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो यह म्यांमार के यानी कि बर्मा देश की नागरिक है, जिनका जन्म जो है 19 जून 1945 में हुआ था। और आपको बता दें कि ये जो है प्यारे बच्चों यानी कि बर्मा देश के जो राष्ट्रपिता थे आंग सान, उनकी ही पुत्री थी ये आपके आंग सान सू। अतः ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चिली की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्यारे बच्चों, वह जो थी आपके मिशेल बाचेलेट थी। बिल्कुल ही आपका ऑप्शन डी सही हो रहा है। और आपको बता दें कि 2006 में जो है प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया था, पदभार ग्रहण किया था। अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो लोकतंत्र जो होता है प्यारे बच्चों जनता के लिए, जनता के द्वारा या जनता का शासन ही कहिए लोकतंत्र होता है, जिसमें सारी शक्तियां जनता के जनहित में होती है। और इसमें जो होता है इसका भविष्य जो होता है यह निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है। जहां निष्पक्ष चुनाव होगा वहां लोकतंत्र रहेगा। अतः ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए, लोकसभा में चुने हुए कुल सदस्यों की संख्या की बात करें प्यारे बच्चों, तो उसमें आपके 500 इसमें जो है 45 हो जाएंगे, लेकिन पूर्णतः जो इसमें 543 रखे जाते हैं, क्योंकि जो दो जो होते हैं आपके रिजर्व्ड होते हैं। अतः 543 ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपरा स्विट्जरलैंड में ही रही है। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि कितनी जनसंख्या पर
ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह 7,000 जनसंख्या पर कम से कम होता है, और ग्राम पंचायत के गठन का जो क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों वह हमारे जिला अधिकारी, जिला दंडाधिकारी, इनके डीएम महोदय के द्वारा जो है घोषित किया जाता है। अतः ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 1975 के आपातकाल की घोषणा की बात करें प्यारे बच्चों, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय वर्तमान में उसके प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी का शासनकाल था। अतः ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जिले का प्रशासन करने वाला जिला दंडाधिकारी होता है। ऑप्शन सी, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में डीएम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन कब हुआ था। तो 2006 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। तो जल आपूर्ति को लेकर जो है, जल आपूर्ति का युद्ध जो चला था, कहाँ चला था। तो बोलिविया में चला था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। तो व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल जो है प्यारे बच्चों वह ब्रिटेन में है। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इंग्लैंड में महिलाओं को प्यारे बच्चों वोट देने का जो अधिकार है वह 1928 में दिया गया था, और यह जो है 21 वर्ष की महिलाओं के लिए था। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो इसमें जो हो जाएगा आपका दोहरी सरकार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पटना नगर निगम में प्यारे बच्चों 75 वार्ड है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई उस समय उसके अध्यक्ष जो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की बात की जाए तो आपके 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है प्यारे बच्चों CSO की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि y बराबर C+1 में 1 क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो 1 जो है आपके क्या है प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट एंड ब्याज है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल नहीं होता है। तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी के बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत, इसमें से कोई भी नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो खनन जो है प्यारे बच्चों ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पूंजी का पारिश्रमिक पूछा जा रहा है। तो पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है प्यारे बच्चों लाभ होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है।
यानी संस्थागत वित्त का स्रोत जो होता है आपका सहकारी बैंक होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। तो भारतीय जो पूंजी बाजार होता है प्यारे बच्चों, वह किस प्रकार का संसाधन प्राप्त करता है। तो मध्यम अवधि के लिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वित्त की जो आपूर्ति होती है प्यारे बच्चों, वह नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। और नाबार्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है आपके प्यारे बच्चों मुंबई में है, और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर नाबार्ड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि विकसित देश के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। जो भी विकसित क्षेत्र होता है उसके कार्यबल का जो हिस्सा होता है वो कौन से क्षेत्र में कार्य करता है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। नई आर्थिक नीति जो है प्यारे बच्चों नेप यानी कि NEP के नाम से जाना जाता है, और इसको लागू कब किया गया था। तो 1991 में। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे आपके नरसिंह राव थे। बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कृषि उत्पादों में के प्रमाणन के लिए किन मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए प्यारे बच्चों एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आभूषणों की बात करें तो उसके लिए हॉल मार्क बना होता है। और तो हमको जो है क्या दिया इसमें कृषि उत्पाद दिया है, तो एक मार्क हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक जो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जवाहर रोजगार योजना की बात की जा रही है, तो 1 अप्रैल 1989 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। और इसमें बता दें कि गरीब मजदूरों को जो है 1 साल में 90 से 100 दिनों तक काम देने की गारंटी होती है। अतः ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मानव विकास सूचकांक की बात करें प्यारे बच्चों, तो यह जो है 1990 में शुरू की गई थी। और यह इसको तैयार करने वाले कौन कौन थे। तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री कौन थे, तो महबूब उल हक थे। और उसके साथ साथ भारतीय एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, दोनों ने मिलकर जो है इस सूचकांक को तैयार किया था। अतः यह 1990 में पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया जो है विनिर्माण नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करने वाला कौन है। तो मुद्रा है, यानी मुद्रा ही सभी समस्याओं को हल करता है। अतः ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो व्यापारिक बैंक जो है प्यारे बच्चों, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है। और सबसे बड़ा व्यापारिक कोई बैंक है प्यारे बच्चों, तो वह कौन सा है, आपके स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक जो है आपके सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो जाएगा। अतः इसमें व्यापारिक बैंक नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।